हे गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे। और आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो है गाइस एग्ज़ाम में आता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये जो है 10 मार्क्स के लिए या फिर 5 मार्क्स के लिए जो है आता है। इसको क्वेश्चन में देता है कि आरडीएनए के बारे में बताइए, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर निबंध लिखिए, या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, ऐसा आता है एग्ज़ाम, है ना, क्वेश्चन जो है। तो फिर अच्छे से देख लेंगे आप लोग। तो फिर चलिए देखते हैं गाइस कि आखिर पुनर्योगज डीएनए तकनीक होता क्या है। तो फिर हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को रूपरेखा बनाना है कि आखिर आप हमको लिखना क्या है ना, ताकि सामने वाला जो एग्ज़ाम चेक करने वाला है उसको पता चल जाए कि हमने क्या क्या लिखा है। तो फिर सबसे पहले तो इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे गाइस। फिर टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, मतलब पुनर्योगज डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से यंत्र जो है हमें लगेंगे उसके बारे में देखेंगे। फिर मतलब इसी में जो टूल्स हैं, है ना, उसी के नाम हैं ये। फॉरेन डीएनए लगेगा हमें, एंजाइम लगेगा, और लगेगा वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फिर इसके बारे में आगे हम देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे स्टेप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है गाइस वो हम देखेंगे। फिर देखेंगे 4 पॉइंट सिग्निफिकेंस एंड यूजेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग क्या है, इसका महत्व क्या है, वो हम जो है 4 पॉइंट में देखेंगे। तो फिर चलिए गाइस, सबसे पहला जो है हम इसका परिचय, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रमुख टेक्नोलॉजी है। प्रारंभ में किसी जीव के आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन करने के लिए पौधों एवं जंतुओं में चयनीकृत प्रजनन, है ना, सेलेक्टिव ब्रीडिंग विधि का जो है यूज़ किया जाता था। परंतु आज जीव के आनुवंशिक संगठन में अर्थात डीएनए वगैरह में परिवर्तन सीधे उसके नाभिकीय अम्ल, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए में ही परिवर्तन करके करना संभव हो गया है। ठीक है गाइस, पहले क्या करते थे, जब हमें जो है किसी जीव के या फिर किसी प्लांट के आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन करना होता था, तो फिर पहले हमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग, है ना, चयनीकृत प्रजनन करना पड़ता था। लेकिन आज हम जो है सीधे जीव के डीएनए जो है उस पर या फिर न्यूक्लिक अम्ल पर सीधा परिवर्तन करके जो है हम उसके आनुवंशिक संगठन में जो है परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, वही लिखा है, सीधे डीएनए में या फिर न्यूक्लिक अम्ल में परिवर्तन करके उसके आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। इस विधि को जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन क्लोनिंग या जीन मैनिपुलेशन कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। आनुवंशिक संगठन या डीएनए में परिवर्तन ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। ठीक है गाइस, अब हम किसी जीव के आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन करते हैं तो उसके बाद जो हमें एक नया डीएनए प्राप्त हो जाएगा, है ना, परिवर्तन वाला। तो फिर उस डीएनए में पुराने वाले डीएनए और नए वाले डीएनए दोनों के गुण रहेंगे। तो फिर उसी नए डीएनए को जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए कहते हैं। चलिए देखते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक वह तकनीक है जिसके द्वारा किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट कराकर एक नए प्रकार का डीएनए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि आखिर पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में क्या करते हैं, हम एक जीव लेंगे और उसके जीनोम में जो है किसी अन्य जीव के, है ना, किसी अन्य लक्षण वाले जीव के जीन को मिला देंगे, जिससे जो है एक नए प्रकार का डीएनए बन जाता है। तो फिर इसी को ही जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है कहते हैं। ठीक है, और ये जो है उसका परिभाषा है, डेफिनेशन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी प्रकार वह डीएनए जिसका निर्माण दो भिन्न प्रकार के डीएनए अणुओं के जीनों के संयोग से होता है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए कहते हैं। अब ठीक है कि ये तो हो गया टेक्नोलॉजी। अब इसी टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, एक जीव के जीन में दूसरे जीव के जीन को मिला रहे हैं, है ना, जिससे जो है एक नया डीएनए बन रहा है। तो फिर वही जो डीएनए बन रहा है उसी डीएनए को ही जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए कहते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कि आखिर पुनर्योगज डीएनए क्या है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है। ठीक है गाइस, तो फिर ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब चलिए देखते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक के यंत्र, है ना, टूल्स ऑफ आरडीएनए देखते हैं गाइस। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए निम्नलिखित टूल्स की आवश्यकता होती है या निम्नलिखित यंत्र की आवश्यकता होती है। पहला है फॉरेन डीएनए, सेकंड है एंजाइम,
और थर्ड है वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, वेक्टर को वाहक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉरेन डीएनए। वांछित गुणों वाले जीन युक्त वह डीएनए खंड जिसे एक जीव के जीनोम से एंजाइमी प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक करके वेक्टर की सहायता से अन्य कोशिकाओं या जीव के जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है, उसे फॉरेन डीएनए कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। हमने डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ा कि हम कोई एक जीव लेते हैं और उस जीव के जीनोम में जो है किसी अन्य जीव के जीनोम को मिलाते हैं, है ना। तो फिर ये जो फॉरेन डीएनए है ये वही है जो किसी जीव के जीनोम में मिलाया जाता है। ठीक है, ये जो है वांछित डीएनए है जिसको जो है हम किसी जीव के जीनोम में मिक्स करेंगे, ठीक है, मिलाएंगे। ठीक है, तो फिर फॉरेन डीएनए आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि ये क्या है। ठीक है, चलिए फिर से देख लेते हैं। वांछित गुणों वाले जीन युक्त वह डीएनए खंड जिसे एक जीव के जीनोम से एंजाइमिक प्रक्रियाओं के द्वारा पृथक करके वेक्टर की सहायता से अन्य कोशिका या जीव के जीनोम में स्थानांतरित किया जाता है, उसे फॉरेन डीएनए कहते हैं। ठीक है, इसको जो है किसी अन्य जीव के जीनोम में जो है प्रविष्ट कराएंगे, तो फिर वही जो है फॉरेन डीएनए है। और किसकी सहायता से प्रविष्ट कराएंगे? वेक्टर की सहायता से, ये वाला वेक्टर डीएनए। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। इसे पैसेंजर डीएनए या टारगेट डीएनए अथवा क्लोन्ड डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो फॉरेन डीएनए है इसको निम्न नाम से भी जो है जाना जाता है। एग्जाम्पल इंसुलिन जीन, बीटा ग्लोबिन जीन। ठीक है, बीटा ग्लोबिन जीन, तो फिर ये आदि जो है इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे देखते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। जो एंजाइम हम बोल रहे थे ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो फिर चलिए देखते हैं कि क्या कि एंजाइम क्या है। एंजाइम के बारे में जो है आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे कि ये जो है बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, है ना। और ये जो है उपपचयी चयापचयी क्रियाओं को जो है अंजाम देते हैं हमारे शरीर के अंदर भी, और ये कई रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ा देते हैं, है ना। अभिक्रिया की दर को जो है बढ़ा देते हैं। तो फिर आपको एंजाइम के बारे में थोड़ा बहुत पता है ना। लेकिन हम यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे और इसका कार्य क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। आरडीएनए के निर्माण में ये एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके इनको जो है निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है गाइस, तो फिर ये जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आरडीएनए के निर्माण में। ठीक है, और इनको जो है निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। तो फिर श्रेणी 1 के एंजाइम को हम देख लेते हैं। ठीक है, क्लास 1 एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानते हैं, परंतु ये उन्हें विशिष्ट स्थानों पर काटने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, ये जो क्लास 1 के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानते हैं। डीएनए किससे मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइड से, है ना। तो फिर ये जो है न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को पहचानते हैं, लेकिन उन्हें जो है विशिष्ट स्थानों पर जो है नहीं काट सकते। ठीक है, उसको काटने में सक्षम नहीं है ये। इस श्रेणी के एंजाइम आरडीएनए के निर्माण में अधिक उपयोगी नहीं है। अब देखिएगा, इस हमें जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण के लिए जो है एक डीएनए का जो है विशिष्ट टुकड़ा जो है हमें मिलना चाहिए, है ना, जिसमें जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है एक निश्चित क्रम में होने चाहिए और निश्चित न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या जो है होनी चाहिए, है ना। तो फिर ये जो एंजाइम है क्लास 1, है ना, श्रेणी 1 के एंजाइम, ये तो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को पहचानते हैं, लेकिन जो है उसको विशिष्ट स्थानों से काट नहीं सकते। तो फिर हमें जो है इस श्रेणी के एंजाइम की आवश्यकता नहीं है आरडीएनए के निर्माण में। ठीक है, अब चलिए क्लास 2 के एंजाइम देख लेते हैं। इस श्रेणी के एंजाइम, है ना, क्लास 2 के एंजाइम देख लेते हैं। ये एंजाइम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानने के साथ साथ उन्हें विशिष्ट स्थानों पर विभक्त करने की क्षमता भी रखते हैं, अतः ये आरडीएनए के निर्माण में मदद करते हैं। अब ये जो श्रेणी 2 के एंजाइम्स हैं गाइस, ये जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानते भी हैं और उन्हें जो है विशिष्ट स्थानों से काटते भी हैं, है ना। विभिन्न टुकड़ों में बांटते हैं, लेकिन विशिष्ट स्थानों से जो है काट करके विभक्त करते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो इस श्रेणी के जो एंजाइम है वो हमें आवश्यक होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण में। ठीक है, इस श्रेणी के लगभग 80 एंजाइम के बारे में जो है जानकारी प्राप्त है। ठीक है, ये जो क्लास 2 एंजाइम है ना, इसके जो है लगभग 80 एंजाइम्स के बारे में जो है जानकारी प्राप्त है। अब चलिए देखते हैं आगे देखते हैं क्लास 3 एंजाइम, है ना। ये भी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम
को जो है बांटा गया है 3 भागों में, है ना। तो फिर क्लास 3 के एंजाइम देख लेते हैं, श्रेणी 3 के। ये एंजाइम्स डीएनए को एक निश्चित लंबाई के टुकड़ों में विभक्त कर सकते हैं, किंतु इनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर ये इस श्रेणी की एंजाइम जो है निश्चित लंबाई के टुकड़ों में जो है डीएनए को विभक्त करते हैं, लेकिन उन टुकड़ों में जो है कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये जो है एंजाइम्स को पता नहीं होता है। ठीक है, और हमें जो है आरडीएनए के निर्माण के लिए एक निश्चित संख्या वाले न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, है ना। निश्चित न्यूक्लियोटाइड संख्या वाले डीएनए खंड चाहिए। ठीक है, तो फिर ये श्रेणी की एंजाइम भी जो है हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज अधिकांश बैक्टीरिया में प्राकृतिक रूप से जो है पाए जाते हैं, जो कि फॉरेन डीएनए से जो है उनकी रक्षा करते हैं। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है गाइस, ये जो है बैक्टीरिया में जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम क्या करते हैं, जब कोई फॉरेन डीएनए किसी बैक्टीरिया में प्रवेश करता है ना, तो फिर कोई फॉरेन डीएनए अगर बैक्टीरिया में प्रवेश करेगा तो फिर बैक्टीरिया जो है मर जाएगा, है ना। तो फिर ये एंजाइम जो है उस फॉरेन डीएनए से बैक्टीरिया की रक्षा करता है। ठीक है, ये एंजाइम जो है उन डीएनए को जो है काट करके जो है मार देते हैं, है ना, जिससे जो है बैक्टीरिया की रक्षा हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं तब ये एंजाइम फॉरेन डीएनए को पहचान कर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और बैक्टीरिया नष्ट होने से बच जाता है। ठीक है गाइस, तो फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का कार्य क्या है, फॉरेन डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कट करना। ठीक है, इसी वजह से जो है इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो है उपयोग है। ठीक है, क्यों उपयोग है, क्योंकि ये फॉरेन डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है काट देता है या विभक्त कर देता है। इसी कारण जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसकी उपयोगिता है। ठीक है, आगे देखते हैं वेक्टर डीएनए अणु या वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल। तो फिर चलिए देखते हैं वेक्टर डीएनए अणु, है ना, इसे जो है वाहक भी बोलते हैं। तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। चलिए देखते हैं वाहक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमने फॉरेन डीएनए भी पढ़ा है ना, उस फॉरेन डीएनए को जो है अलग करके वेक्टर के साथ जोड़ करके जो है किसी जीव के जीनोम में जो है प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, इसी वजह से इसे वेक्टर डीएनए अणु या वाहक डीएनए भी कहते हैं। चलिए देखते हैं। आरडीएनए के निर्माण के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है ना। वाहक वही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो आवश्यक हो, है ना, ले जाने का काम करता है ये वेक्टर डीएनए। तो फिर आरडीएनए के निर्माण के लिए एक वाहक की आवश्यकता होती है ताकि पृथक्करण के बाद फॉरेन डीएनए को उससे जोड़कर होस्ट सेल में स्थानांतरित किया जा सके। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। इस कार्य के लिए प्लाज्मिड या लैम्डा बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है, और वेक्टर डीएनए के लिए किसका उपयोग किया जाता है, प्लाज्मिड्स या बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। प्लाज्मिड सूक्ष्म और गोलाकार डुप्लेक्स डीएनए के अणु होते हैं। ठीक है, इस प्लाज्मिड कैसा होता है, सूक्ष्म होता है, गोलाकार होता है और डुप्लेक्स डीएनए के अणु होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के निर्माण के लिए वेक्टर डीएनए में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अब कौन कौन से गुण जो है वेक्टर डीएनए में होने चाहिए, वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल में होना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। देखते हैं। वेक्टर डीएनए में किसी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा विशेष स्थान पर विभक्त होने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, इस हमें जो है जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का जब हम निर्माण करते हैं उसके लिए जो है हमें एक विशिष्ट डीएनए का टुकड़ा चाहिए, है ना। तो फिर वेक्टर में ऐसा गुण होना चाहिए कि वो जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की न्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा जो है विशिष्ट स्थान पर विभक्त हो जाए। ठीक है, तो फिर ये क्षमता जो है वेक्टर डीएनए में होना चाहिए। आगे देखते हैं सेकंड, वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, जो हम वेक्टर डीएनए ले रहे हैं या वाहक हम जो ले रहे हैं उसमें जो है फॉरेन डीएनए को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वो किसी अन्य फॉरेन डीएनए को लेकर के जो है चला जाएगा, है ना। तो फिर वेक्टर डीएनए में जो है फॉरेन डीएनए को पहचानने की क्षमता जो है होनी चाहिए। आगे देखते हैं। वेक्टर डीएनए में अवांछित फॉरेन डीएनए को अस्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। अर्थात अगर कोई हम जो डीएनए भेज रहे हैं उसके साथ अगर कोई अन्य डीएनए भी जा रहा है ना, तो फिर उस अन्य डीएनए को जो है अस्वीकार करने की क्षमता जो है
होनी चाहिए, वही उसी को लिखा है। वेक्टर डीएनए में अवांछित फॉरेन डीएनए को अस्वीकार करने की क्षमता जो है होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है गाइस। इसका जो प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। देखते हैं, सबसे पहले बैक्टीरिया से प्लाज्मिड को, जिसे वाहक या वेक्टर कहते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं, ठीक है गाइस। प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है ना। तो फिर सबसे पहले जो है बैक्टीरिया से प्लाज्मिड, जिसे हम वाहक या वेक्टर डीएनए कहते हैं, उसको जो है अलग कर लेते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के द्वारा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, इसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सहायता से इसे एक विशिष्ट स्थान पर विभक्त करते हैं। अब ये जो हमने प्लाज्मिड लिया है ना, वेक्टर डीएनए, इसको जो है न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से विशिष्ट स्थानों पर कटवा करके जो है टुकड़ों में जो है विभक्त कर लेते हैं और उसका एक विशिष्ट टुकड़ा जो है हम ले लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी प्रकार यूकेरियोटिक डीएनए अर्थात फॉरेन डीएनए को भी एंजाइम की सहायता से विभक्त करा के एक विशेष टुकड़ा जो है अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब हम फॉरेन डीएनए भी लेंगे जिसे हमें प्रविष्ट कराना है किसी जीव के जीनोम में, है ना। तो फिर उस यूकेरियोटिक डीएनए को या अर्थात फॉरेन डीएनए को भी लेंगे और इस फॉरेन डीएनए को भी जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से विशिष्ट स्थानों से जो है विभक्त करवा लेंगे, ठीक है। और इसका जो है एक विशेष टुकड़ा हम ले लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त दोनों क्रियाओं में एक ही एंजाइम के प्रयोग से डीएनए के विशिष्ट खंडों के दोनों सिरे प्लाज्मिड के सिरों से संबंधित होने योग्य बन जाते हैं। ऐसे सिरों को चिपचिपे सिरे या स्टिक एंड्स कहते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए, हमने दोनों को कटवाने के लिए जो है एक ही एंजाइम का प्रयोग किया है, जिससे जो है प्लाज्मिड के सिरे और फॉरेन डीएनए के सिरे एक दूसरे से संबंधित होने के लिए या जुड़ने के योग्य बन जाते हैं और उन सिरों को जो है चिपचिपे सिरे या स्टिकी एंड सिरे कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद दोनों डीएनए, है ना, फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए की कृत्रिम माध्यम में परस्पर समंजन कराने के लिए रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर डीएनए दोनों को जो है, दोनों का विशेष टुकड़ा हमने ले लिया। अब इन दोनों को जो है जोड़ने के लिए जो है कृत्रिम माध्यम में जो है रख देते हैं, ठीक है, परस्पर समंजन करने के लिए, यानी कि जुड़ने के लिए। यदि किसी कारण से नहीं मिलते तब टर्मिनल ट्रांसफरेज की सहायता से उनमें अन्य आवश्यक न्यूक्लियोटाइड जोड़कर जो है समंजन योग्य बनाया जाता है। अब देखिएगा, इस किसी कारणवश यदि वो नहीं जुड़ पाते हैं ना वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए, तब जो है टर्मिनल ट्रांसफरेज की सहायता से जो है कुछ आवश्यक न्यूक्लियोटाइड्स और उनमें जोड़ा जाता है और उसके बाद जो है उनको समंजन योग्य बना करके जो है उनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से जो है फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को जो है जोड़ा जाता है। देखते हैं आगे, इसके बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से दोनों टुकड़ों को परस्पर कोवालेंटली लिंक कर दिया जाता है, जिससे एक नए डीएनए या आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब इतना सारा प्रोसेस होने के बाद जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से, है ना, हम दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को। उसके बाद जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से जो है दोनों टुकड़ों को जो है परस्पर कोवालेंटली लिंक कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये दोनों डीएनए जो है मिल जाएंगे और एक नए डीएनए का जब निर्माण होगा तब उस नए डीएनए को जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने प्लाज्मिड डीएनए लिया है, ठीक है। इसका डायग्राम कैसा है आप लोग अच्छे से देखिए। इसको जो है आप लोग प्रकार से बनाइएगा। मैंने जो है अपने हाथों से ही बनाया तो फिर उतना अच्छा गोल जो है नहीं बना है ना, तो फिर आप लोग जो है प्रकार का यूज़ कर सकते हैं। और इधर मैंने बनाया है बैक्टीरिया डीएनए, है ना, अर्थात फॉरेन डीएनए, ठीक है गाइस। अब ये फॉरेन डीएनए है और ये जो है प्लाज्मिड है। अब इन दोनों को जो है मिक्स करेंगे, ठीक है। दोनों का हमने पार्ट ले लिया, इधर हमने प्लाज्मिड डीएनए ले लिया, इधर हमने क्रोमोसोमल डीएनए या फॉरेन डीएनए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर दोनों को हमने ले लिया। इधर जो है आप लोग पूरा डायग्राम में क्या क्या लिखा है वो सारा कुछ जो है आप लोग लिख लेंगे, है ना। इसके बाद जो है इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर जो नया डीएनए बनेगा गाइस,
वो जो है इस प्रकार से बनेगा, आधा जो है इसका रहेगा और आधा जो है इसका रहेगा, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से एक नया डीएनए जो है बनता है और इसे जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो फिर ये डायग्राम जो आप लोग अच्छे से देखेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इस आरडीएनए तो बन गया है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप लोग जो है इसको सिनॉप्सिस में अलग से भी लिख सकते हैं कि आरडीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन करके, मैंने वहाँ पे जो है नहीं लिखा है ना, लेकिन आप लोग लिख सकते हैं। तो फिर चलिए मैं इसको बता देता हूँ क्या आखिर क्या होता है। तो फिर देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब उसका जो है हम एक एनिमल में स्थानांतरित करेंगे, तो फिर इसी को ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं कि आखिर ये होता क्या है। जब किसी स्वतंत्र डीएनए को बैक्टीरियल सेल में स्थानांतरित किया जाता है, तब इस क्रिया को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। जब किसी स्वतंत्र डीएनए को जो है बैक्टीरिया सेल में जो है स्थानांतरित किया जाता है, तो इस क्रिया को जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तथा वायरस की सहायता से संपन्न कराया जाता है, तो इसे ट्रांसडक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर हम उसी को जो है वायरस की सहायता से संपन्न कराएं, तो फिर ये जो है ये क्रिया जो है ट्रांसडक्शन कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आरडीएनए के निर्माण के बाद इसे वृद्धि एवं रिप्लिकेशन के लिए किसी क्लोनिंग जीव की, है ना, साधारणतः हम इकोलाई बैक्टीरिया में स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। तो फिर क्लोनिंग जीव में जो है स्थानांतरित किया जाता है। अभी देखिएगा इस आरडीएनए बन गया, तो फिर इसको वृद्धि विकास के लिए जो है चाहिए, है ना। तो फिर इसको जो है वृद्धि विकास या रिप्लिकेशन के लिए जो है हमें किसी क्लोनिंग जीव में जो है स्थानांतरित करना पड़ता है। तो फिर इकोलाई बैक्टीरिया में ही स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया की कोशिका को आरडीएनए के प्रवेश हेतु तत्पर करने के लिए कुछ समय तक कैल्शियम के घोल में जो है रखा जाता है। अब ये देखिएगा हमें जो है इस आरडीएनए को जो है इकोलाई बैक्टीरिया में जो है स्थानांतरित करना है। तो फिर इस इकोलाई बैक्टीरिया को जो है इस योग्य बनाने के लिए कि वो जो है आरडीएनए को रख ले, है ना, आरडीएनए के प्रवेश को जो है अनुमति दे दे, उसके लिए जो है इस इकोलाई बैक्टीरिया को जो है कुछ समय तक जो है कैल्शियम के घोल में जो है रखा जाता है, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से जो है आरडीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अब चलिए देख लेते हैं सिग्निफिकेंस एंड यूज़ ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इतना पढ़ के जो है आप लोगों को तो समझ आ गया कि आखिर इसका यूज़ क्या है और इसका महत्व क्या है ना आरडीएनए टेक्नोलॉजी का। तो फिर चलिए देख लेते हैं। फिर भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें वांछित गुणों वाले जीनों को अन्य जीव या प्लांट में प्रत्यारोपित कर अच्छी किस्म तैयार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अर्थात हमें जिस भी प्रकार के जो है एनिमल बनाना हो या फिर किसी प्लांट का बीज बनाना हो या फिर कोई अन्य पौधा उगाना हो, है ना, तो फिर हम जो है जीनों में परिवर्तन करके जो है उसको उगा सकते हैं, ठीक है गाइस। आगे देखते हैं। आनुवंशिक रोगों का भ्रूणीय अवस्था में ही पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब जो आनुवंशिक रोग होते हैं ना, जेनेटिक रोग जो होते हैं, उनको जो है भ्रूणीय अवस्था में ही जो है पता लगाया जा सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। आगे देखते हैं। विभिन्न वैक्सीन का निर्माण जो है किया जाता है, ठीक है गाइस। विभिन्न वैक्सीन्स का भी जो है निर्माण किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण भी जो है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। तो फिर ये हो गया गाइस हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप आप सभी को समझ आया है। अगर नहीं आया है तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूँगा, है ना। तो फिर थैंक यू गाइस मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और थैंक यू।